नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 11th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसमें ऊष्मा से रिलेटेड ढेर सारी चीजें आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले से ही, लेकिन उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि चैप्टर का नाम ही थर्मोडायनेमिक्स है, तो हम लोग एक बात ये अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं आगे के चैप्टरों में कि ऊष्मा क्या होती है और तापमान क्या होता है या ताप क्या होता है। लेकिन अब उसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर जो ऊष्मा होती है, ये थर्मो का मतलब ही होता है कि ऊष्मा, और डायनेमिक्स मीन्स गतिकी। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा जो है ना किस प्रकार से चल रही है या किस प्रकार से गति कर रही है, इसी चीज को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है और कब जा रही है, जब जा रही है तो किस किस स्थिति को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या कंसीडर करते हैं, ये बात हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मा जो होती है वो कैसे उत्पन्न होती है या कैसे जनरेट की जा सकती है। तो ऊष्मा जनरेट करने के लिए जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग कार्य करें, एक तरीके देखिए, जैसे अगर हम लोग किसी भी लोहे के मटेरियल को पीटें, किसी हथौड़े से पीटें और उसके बाद हम उस मटेरियल को टच करके देखते हैं, तो हमें उस मटेरियल के गर्म होने का एहसास होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो मटेरियल जो होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पीटने वाला कार्य जो था वो किए, तो इसका मतलब उस मटेरियल में या किसी चालक पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इसका मतलब कि हम लोग जानते हैं कि जब हम वर्क करेंगे, क्या करेंगे भाई, वर्क करेंगे, तो क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से हम लोग तो ये बात तो समझ गए कि अगर हमको हीट को उत्पन्न करना है तो हमको उसके लिए कोई वर्क करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखो इसके एग्जांपल में, जैसे आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग अभी जस्ट बता चुके हैं कि अगर हम लोग किसी चीज को पीटें तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम लोग किसी चीज को रगड़े भी तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे कि ठंडी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद हमारी हथेली जो होती है वो ठंडी रहती है, जो थोड़ा हल्का सा हीट उत्पन्न होती है और गर्म हो जाती है। इसी तरीके से हम अब ये जानेंगे कि क्या ऐसा भी है कि हीट जो है, हीट के माध्यम से आप कोई कार्य कर सको, ये भी देखते हैं। तो ऐसा है, देखिए हम लोगों ने एक चीज देखा है कि जो भी पावर प्लांट वगैरह बने हुए हैं आजकल के टाइम में, वो पावर प्लांट चल रहे हैं, तो उसमें से ज्यादातर का नाम तो हाइड्रो पावर प्लांट आता है। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जल विद्युत संयंत्र ना। लेकिन इसके बावजूद ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या काम करते हैं कि ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। जैसे भाप को उत्पन्न हमने किया, भाप में भी ऊष्मा है, और उस भाप के माध्यम से हम टरबाइन वगैरह को घुमाकर हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई कार्य करते हैं। कि ये कार्य हम लोग ऊष्मा उत्पन्न किए, भाप में क्या किए, पानी को गर्म किया हमने। जब हमने पानी को गर्म किया तो उसमें क्या उत्पन्न हुई, भाप उत्पन्न हुई, और उस भाप में भी तो ऊष्मा है। अब ये ऊष्मा जाती है टरबाइन को घुमाती है। अब टरबाइन को घुमाया तो टरबाइन के घूमने का कार्य हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट के माध्यम से हमने कार्य को कर लिया। अब इस टाइम पर हम दो बातें देख चुके हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम कार्य करेंगे, मतलब हाथ को रगड़े वगैरह, तो हमारे पास ऊष्मा उत्पन्न होगी। और दूसरी बात, अगर हम पानी वगैरह को गर्म करें, उससे भाप उत्पन्न होगी, भाप में ऊष्मा होगी। वो ऊष्मा क्या करती है, जाती है और टरबाइन वगैरह पे पड़ती है, टरबाइन को घुमाती है। तो इसका मतलब टरबाइन घूमने लगा, इसका मतलब कोई कार्य होने लगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बात निष्कर्ष
में हमारे ये आई कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं और ऊष्मा को कार्य में भी बदल सकते हैं, और इसका मतलब एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर ले रहे हैं। एक बात समझ में आई कि वर्क को हीट में, हीट को वर्क में चेंज किया जा सकता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं ऊष्मीय संतुलन। ऊष्मीय संतुलन मतलब थर्मल ऊष्मीय संतुलन मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा संतुलन किसको कहते हैं। इसका मतलब ये हम आप लोग ये जानेंगे कि आखिर ऊष्मीय संतुलन क्या होता है। देखिए, ऊष्मीय संतुलन का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई भी मटेरियल लाकर हम लोग, अभी मान लो कि हमने एक लोहे को गर्म किया, लोहे को गर्म करके हम लोग ले आए, उसको वातावरण में रख दिए। जब हम उसके, मान लो हमारे पास ये एक प्रकार का लोहा था, इसको हमने आग से गर्म किया। इसको जब हमने आग से गर्म किया, उसके बाद आग से गर्म करने के बाद हमने क्या काम किया कि इसको लाकर हमने वातावरण में रख दिया। तो जब हम इसको वातावरण में लाकर रख देते हैं तो इसकी ऊष्मा जो होती है, इसकी ऊष्मा जो होती है वो धीरे धीरे वातावरण में विसरित होती है। इसकी ऊष्मा धीरे धीरे वातावरण में विसरित होती है। जब धीरे धीरे इसकी ऊष्मा वातावरण में विसरित हो जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वातावरण का ताप और इस वस्तु का ताप, दोनों का ताप आपस में बराबर हो जाता है। जब दोनों का ताप आपस में बराबर हो जाता है तो यही स्थिति कहलाती है ऊष्मीय संतुलन। लेकिन ऊष्मीय संतुलन जो होता है, ये ऊष्मीय संतुलन तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लोगों ने क्या काम किया कि कोई गर्म पदार्थ है या कैसा भी पदार्थ है, उसको हम लाकर वातावरण में रख दें, और वातावरण में रखने के बाद अगर वातावरण और उस वस्तु के बीच में ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा हो, इसका मतलब यह है कि वस्तु जो है हमारी ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें आती हैं। वो चीजें ये आती हैं कि हम विभिन्न स्थितियों में देखेंगे कि क्या यह ऊष्मीय संतुलन की स्थिति है कि नहीं है। जैसे अभी ऊष्मीय संतुलन की स्थिति, अभी हमने ऊष्मीय संतुलन में जो भी पढ़ा, इससे हमें एक बात पता चलती है कि ऊष्मीय संतुलन जो होती है वो दो पिंडों या दो वस्तुओं के सापेक्ष देखी जाती है। इसका मतलब जैसे अभी आपने किसी पिंड को लिया था तो पिंड को हमने किसके सापेक्ष लिया? वातावरण के सापेक्ष लिया। अभी इसी तरीके से हम देखते हैं क्या क्या स्थितियां बनती हैं कि ऊष्मीय संतुलन में किस चीज को कहेंगे, किस चीज को नहीं कहेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इस टाइम पे एक ये पिंड है। इस पिंड का ताप जो है वो कितना है? इस पिंड का ताप जो है वो T है। इस पिंड का दाब जो है वो कितना है? P है। इस पिंड का आयतन जो है वो कितना है? V है। और इस पिंड का जो मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, वो कितना है? m है। और इसकी मोलरता कितनी है? n है। अगर किसी भी पिंड का ताप T है, दाब P है, आयतन V है, द्रव्यमान m है और मोलरता कितनी है? n है, तो इस टाइम पर हम लोग ये कहते हैं कि जब भी इसका ताप T होगा, तो अगर ये वातावरण में रखा हुआ है, तो जब वातावरण का भी ताप क्या हो जाए? T हो जाए। वातावरण का ताप कितना हो जाए? T हो जाए। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो पिंड है हमारा, ये जो ठोस पिंड है हमारा, ये पिंड इस टाइम पे ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में, ये पिंड इस टाइम पे ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। लेकिन अगर यही ताप इसका क्या होता, मान लो T1 होता और तब वातावरण का ताप क्या होता? T होता। तो इसका मतलब ये अगर T1 इज ग्रेटर देन T, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पर ये T1 और T आपस में बराबर नहीं है। अगर T1 और T आपस में बराबर नहीं है तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पिंड है हमारे पास, ये पिंड इस टाइम पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में नहीं है। ये पिंड इस टाइम पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में नहीं है। ठीक है,
अब दूसरी बात एक ये आती है कि जैसे अभी ये था, अब मान लो कि हमारे पास एक फिर से पिंड कोई है, अभी एक पिंड कोई है। अभी इस पिंड को हम लोग क्या काम करते हैं कि हम मान लो इसका ताप कितना है T है, दाब कितना है P है, आयतन कितना है V है, द्रव्यमान कितना है M है, मोलरता कितनी है N है, ये सारी स्थितियां हैं। इस टाइम पर अगर हम लोग क्या काम करें, यहाँ इसके इस एरिया पे हम लोग क्या काम करें कि यहाँ पर हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ला दें। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मतलब जैसे कि कागज हो गया, और जैसे क्या हो गया, लकड़ी हो गया, और जैसे क्या हो गया, रेसा हो गया। इतनी चीजें अगर हम लोग ला देते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ, इसी चीज को जो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इसी चीज को जब हम ऊष्मा वाली चीजें पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं रुद्धोष्म वस्तु। क्या कहते हैं, मान लो रुद्धोष्म वस्तु। इसका मतलब हमने इसके कोई पिंड था, पिंड के चारों ओर हमने क्या लगा दिया, रुद्धोष्म वस्तु लगा दिया। रुद्धोष्म वस्तु का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर लगी हुई चीजें हैं ये अपने में से होकर ताप को गुजरने नहीं देंगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पिंड का ताप जितना भी है वो पिंड का ताप हमेशा वही बना रहेगा, और इस पिंड का जितना भी दाब था उतना ही बना रह गया, इस पिंड का आयतन जितना था उतना ही बना रह गया, द्रव्यमान जितना था उतना ही बना रह गया, मोलरता जितनी थी उतनी ही बनी रह गई। इसका मतलब इस टाइम पर ये क्या है, इस टाइम पर ये हमने आपसे क्या कहा था ऊष्मीय संतुलन के केस में, ऊष्मीय संतुलन के केस में ये कहा था कि ऊष्मीय संतुलन की स्थिति वही होती है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को लाकर रख दें तो उसका किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो ना हो, तो इसका मतलब वो ऊष्मीय संतुलन की स्थिति है। देखिए यहाँ पे जब इन दोनों का ताप जो था वो बराबर हो गया, जब वो बराबर हो गया था तब ऊष्मा ना इस पिंड की ऊष्मा ना इसमें जा रही थी ना वातावरण की ऊष्मा इसमें आ रही थी, तो वो स्थिति कौन सी बनी थी, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति बनी थी। तब जब यहाँ का वातावरण का ताप ना इसमें आया ना इसका ताप वातावरण में जा रहा था, तो वो कौन सी स्थिति थी, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति थी। कौन सी स्थिति थी, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर कोई रुद्धोष्म वस्तु लगा दी, क्या लगा दिया भाई, रुद्धोष्म वस्तु लगा दी। रुद्धोष्म वस्तु मतलब जो हमें अपने में से होकर ताप को ना गुजरने दे। रुद्धोष्म वस्तु का मतलब जो अपने में से होकर ताप को ना गुजरने दे, वो क्या वस्तु रहेगी, रुद्धोष्म वस्तु रहेगी। तब इस मटेरियल में से यहाँ से कभी भी ताप का बाहर जाना होता ही नहीं है। जब ताप का बाहर जाना नहीं होता तब भी हम उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति कहते हैं। हम लोग 2 केस देख चुके हैं, तीसरा केस देखते हैं ऊष्मीय संतुलन। तीसरे केस में ऊष्मीय संतुलन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास मान लो कि एक पिंड ये है और इस पिंड के चारों ओर यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, रुद्धोष्म वस्तु रख दी। क्या रख दिया भाई, रुद्धोष्म वस्तु रख दी। जब हमने इस पिंड के चारों ओर, इस पिंड का ताप कितना मान लो T, मान लो कितना TA, इसका ताप कितना है मान लो PA, इसका दाब कितना PA और इसका आयतन कितना VA और इसका द्रव्यमान कितना MA और इसका मोलरता कितनी NA है। मान लो क्या चीज है, NA है। इतनी चीजें हैं इसमें, और यहाँ पर ये क्या है, रुद्धोष्म वस्तु है। क्या चीज है भाई, रुद्धोष्म वस्तु है, ये रुद्धोष्म वस्तु है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर लाकर हम लोग क्या काम करते हैं कि एक दूसरा मटेरियल रख देते हैं। यहाँ पर लाकर हम लोग क्या काम करते हैं कि एक दूसरा पदार्थ रख देते हैं, और जब हमने यहाँ पर लाकर दूसरा पदार्थ रख दिया तब की स्थिति में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये वस्तु, मान लो ये वस्तु कौन सी थी, A थी, ये वस्तु कौन सी थी, B थी। इसका ताप क्या है, TB है, इसका ताप क्या है, PB है, इसका आयतन क्या है, VB है, इसका द्रव्यमान क्या है, MB है, और इसकी मोलरता कितनी है, NB है। कितनी है, NB है। कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम पर जब हम यहाँ पर रुद्धोष्म वाली वस्तु रख दिए हैं
तो इसका मतलब ये है कि इस वस्तु का ताप इधर नहीं जाएगा, इस वस्तु का ताप इधर नहीं जाएगा और इस वस्तु का ताप इधर नहीं आएगा। अगर जब हम रख रहे थे तो उस स्थिति में अगर TA डज नॉट इज इक्वल टू टीबी होता, उस स्थिति में अगर TA डज नॉट इज इक्वल टू टीबी होता, तब क्या होता, तब ये होता कि इन दोनों के ताप तो डिफरेंट थे, इन दोनों के ताप तो डिफरेंट थे, लेकिन ना इधर का ताप इधर गया ना इधर का ताप इधर आया, इधर का ताप इधर भी नहीं गया। इसका मतलब ऊष्मा जो है वो संचरण नहीं हो रहा, ऊष्मा का संचरण नहीं हो रहा, ऊष्मा का संचरण नहीं हो रहा, इसका मतलब ऊष्मीय संतुलन की अवस्था है, इसका मतलब ऊष्मीय संतुलन की अवस्था है। ये तो तीन हम लोगों ने केस देख चुके, तीन केस हम लोग देख चुके। हो सकता था इसमें कि TA बराबर TB होता, TA बराबर TB होता तो यहाँ पर रुद्धोष्म वस्तु होती या ना होती इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तो ऊष्मीय संतुलन की स्थिति होती। लेकिन अब यहाँ पर TA डज नॉट इज इक्वल टू TB है, तब के केस में भी तो यही है ना कि यहाँ का तापमान यहाँ नहीं जा रहा और यहाँ का तापमान यहाँ नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ की कोई यहाँ पे चाहे जो हो जाए, मतलब कुछ भी हो, लेकिन ताप अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब ऊष्मीय संतुलन की स्थिति है। इस बात से हम लोगों ने एक चीज सीखा कि अगर हमारे पास चाहे अलग अलग टेम्परेचर ही क्यों ना हो दो वस्तुओं के, अलग अलग टेम्परेचर क्यों ना हो दो वस्तुओं के, लेकिन हम लोग ऊष्मीय संतुलन की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। नॉर्मल केस में हम लोगों ने 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी चीज को गर्म करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर गर्म करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर आता है। लेकिन जब टेम्परेचर यहाँ का पूरा यहाँ लगभग एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो वो ऊष्मीय संतुलन की स्थिति बन गई। और लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर नहीं वेरी किया ना, टेम्परेचर इसका कुछ था, लेकिन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग होते हुए भी इस टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति बनी। इसका मतलब यह है कि ऊष्मीय संतुलन की स्थिति वो है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा संचरित नहीं हो रही, मतलब वो एक प्रकार से कांस्टेंट बनी हुई है, ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कौन सी स्थिति है, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति है। कौन सी स्थिति है भाई, ऊष्मीय संतुलन की स्थिति है। ये चीजें थी, ठीक है। 3 केस हम लोग पढ़े हैं। पहला केस क्या था कि जब हम नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते हैं, पहला केस क्या था जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रख, ओके टॉपिक चेंज, ठीक बस।